हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो वीडियो को पूरी वॉच करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज मैं आपको हिंदी शोध परिविधि के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो इसमें आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा प्राइस है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, कोई भी व्यू कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको PDF या नोट्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या होता है। तो ये सब्जेक्ट का नाम से देख लेते हैं, ये है हिंदी शोध परिविधि। तो इसमें हिंदी को लेकर जो भी शोध होते हैं उनकी क्या विधियाँ रहती है, किस प्रकार से हिंदी में शोध होते हैं, उन सभी तरीकों का हम आपका हिंदी शोध परिविधि सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसके में हम आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। शोध का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख विशेषताएं लिखिए। साथ ही शोध परिविधि से आप क्या समझते हैं विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे से ये पूछा गया है, जो आपका शोध है हमें उसका स्वरूप बताना है और उसकी विशेषताएं बतानी है कि वो किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस सभी के बारे में हमें आपका शोध के स्वरूप और विशेषताओं को बताना है। साथ ही शोध परिविधि क्या होता है उसको भी हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखें, जो आपका रिसर्च होता है, शोध होता है, वो आप सभी जानते हैं वो आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी विषय को चयन कर लिया जाता है या किसी भी समस्या को या किसी भी विचार को ले लिया जाता है और उसको समझा जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, जिससे कि हमें नए निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और उनमें अगर कहीं पर भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है या किसी भी समस्या का समाधान करने की आवश्यकता होती है तो उसको हम आपका जो सुधारने की कोशिश करते हैं, जो उसमें बदलाव करते हैं, उसको ही हम शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। जो आपका शोध होता है ये आपका शिक्षा, विज्ञान, समाजशास्त्र, चिकित्सा, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो आपका एक अच्छा शोध माना जाता है वो व्यवस्थित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण होता है। तो जो भी शोध व्यवस्थित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण होगा उसको ही हम आपका एक अच्छा शोध कहेंगे। इसके लिए आपके शोध करने के लिए आपको विभिन्न विधियों का उपयोग करना पड़ता है, उसको ही हम आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी या शोध प्रवृत्तियाँ कहते हैं। तो इसी में हम आपको शोध का स्वरूप और उसके प्रविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो आपका एक छोटा सा परिचय होगा। परिचय के बाद आप लिखेंगे शोध का स्वरूप और प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले हम आपका शोध का क्या स्वरूप है और उसकी क्या विशेषता है कि इसलिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले हम आपका शोध का स्वरूप देखेंगे, नेचर ऑफ रिसर्च देखेंगे। तो जो आपका शोध है, जैसा कि मैंने अभी बताया, शोध आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी विषय का चयन कर लेते हैं, किसी भी समस्या का चयन कर लेते हैं और उसमें जहाँ सुधार की आवश्यकता होती है उसमें सुधार करते हैं, समाधान करते हैं, नए निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। और जो उसमें सुधार किए गए या जो उसका समाधान निकाला गया, उसमें जो भी बदलाव किए गए उसको ही हम आपका शोध कहते हैं। तो जो शोध आपका है वो आपका एक अनुशासित, तर्कसंगत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें आपका जो विश्लेषण किया जाता है वो वैज्ञानिक तरीकों से तथ्यों का संग्रह करके किया जाता है और एक अच्छा निष्कर्ष निकालना जाता है। जो शोध का मुख्य उद्देश्य होता है वो यही करना होता है कि वो नई समझ, अवधारणा या समाधान प्रस्तुत कर सके। शोध का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो जानकारियों को तो इकट्ठा करे ही, साथ में वो एक नई समझ या नई अवधारणा या किसी भी तरह का कोई समाधान है उसको प्रस्तुत करे। तो ये हमने आपका नेचर ऑफ रिसर्च देख लिया, शोध का स्वरूप देख लिया। अब हम आपके शोध के प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके लिए हमारे लिए शोध महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें आपका सबसे पहला आता है उद्देश्यपूर्ण, ऑब्जेक्टिव। जो शोध है वो आपका किसी स्पष्ट उद्देश्य, समस्या के समाधान की दिशा में किया जाता है। सेकंड आपको जो आता है, जो शोध है
उद्देश्यपूर्ण ऑब्जेक्टिव, अर्थात जो शोध है उसके लिए हमेशा कोई ना कोई विषय का चयन या किसी भी समस्या का या किसी भी विचारधारा का चयन करना पड़ता है, और उसमें जो भी समाधान किया जाता है, जो भी उसमें समस्या है उसका जो भी समाधान किया जाता है उस वो आपका शोध में आवश्यक होता है। शोध आपका उद्देश्य से ही इसी किया जाता है कि उसका जो उद्देश्य होता है वो समस्या का समाधान करना ही होता है। सेकंड आपका व्यवस्थित प्रक्रिया आता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो आपका शोध है वो आपका एक चरणबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि जैसे कि वो पहले समस्या की पहचान करेगा, उसके बाद उसका उद्देश्य निर्धारण करेगा कि सबसे पहले तो वो आपका विषय का चयन करेगा, विषय का चयन करने के बाद वो समस्या का पहचान करता है कि उसमें क्या समस्या है, फिर उद्देश्य निर्धारण करता है कि उसको क्या सुधार करने हैं, किन किन क्षेत्रों में सुधार करने हैं। उसके बाद वो उनका डाटा संग्रह, उनसे उस विषय से रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उनके सभी का संग्रह करेगा, उनको इकट्ठा करेगा। उसके बाद उनके ऊपर विश्लेषण करेगा, उनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या समाधान किए जा सकते हैं, उन सुधारों को और समाधान को करेगा विश्लेषण करके, और देन आपका जो निष्कर्ष होगा वो हमें प्राप्त होगा। तो जो आपका शोध है वो उसको हम इसलिए ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, सिस्टमेटिक प्रोसेस कहते हैं। थर्ड जो आपका आता है वो तथ्य आधारित आता है, एम्पिरिकल होता है। जो शोध होता है वो आपका कल्पना या अनुमान पर आधारित तो नहीं होता है, अर्थात वो किसी की विचारधारा है, किसी का कल्पना या किसी के अनुमान से हम उसको शोध नहीं कहते हैं। जो शोध होता है, जो आपका शुद्ध शोध होता है वो तथ्य और अनुभव पर आधारित होता है। तो ये हमने आपका तथ्य आधारित एम्पिरिकल देख लिया कि आपका शोध तथ्य आधारित क्यों होता है। फोर्थ आपका तार्किकता आता है, लॉजिकल होता है। जो शोध होता है वो अपने समाधान को निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के आपके तर्क और प्रमाणों का सहारा लेता है, इसलिए जो शोध है वो तार्किकतापूर्ण बन जाता है। फिफ्थ आपका जो विशेषता आती है वो आती है पुनरावृत्ति योग्य, रिप्लिकेबल। इसमें जो एक अच्छा शोध होता है वो दोहराए जाने पर भी समान परिणाम दे सकता है, अर्थात जो एक अच्छा शोध होगा उसमें आप कितनी बार भी समाधान कर लो, उसमें कितनी बार भी शोध कर लो तो वो आपका हर बार एक ही परिणाम प्राप्त करेगा, क्योंकि वही आपका स्वच्छ और सुव्यवस्थित परिणाम है। तो इसलिए आपका शोध को पुनरावृत्ति योग्य, रिप्लिकेबल भी कहते हैं। सिक्स्थ आपकी जो विशेषता आती है वो नवीनता आती है, ओरिजिनलिटी आती है। जो शोध होते हैं इसमें नए विचार, समाधान या जानकारी का समावेश होता है, जिससे कि शोध को नवीनता या ओरिजिनलिटी भी कहते हैं। सेवेंथ आपका जो विशेषता आती है वो निष्पक्षता आती है, ऑब्जेक्टिविटी आती है। इसमें जो शोध होता है वो निष्पक्ष और पूर्व ग्रह रहित होकर काम करता है, तो इसलिए शोध में कोई भी पक्ष या कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होता है। तो इसलिए हमने शोध को निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी को इसका एक विशेषता के रूप में देखा है। तो ये मैंने आपको 7 ऐसी विशेषताएं बता दी शोध की, जो कि आपके प्रमुख विशेषताएं थी शोध की, और इन्हीं कारणों की वजह से शोध हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। अब हम आपका शोध प्रविधि का अर्थ और विवेचन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका ये देख लेते हैं जो आपकी शोध प्रविधि है, आखिर ये है क्या, रिसर्च मैथोडोलॉजी आपकी क्या है। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी आपका एक प्रकार की विधि होती है जिसमें किसी भी माध्यम से किसी शोध को व्यवस्थित रूप से संपन्न किया जाता है, और इसमें आपका ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो जानकारी है वो कैसे एकत्रित किया जाएगी, उसका विश्लेषण कैसे होगा और निष्कर्ष किस आधार पर निकाला जाएगा। तो एक प्रकार से शोध प्रविधि को आप इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो भी आपकी शोध करने की जो भी प्रक्रिया होती है उसमें कैसे कैसे क्या काम होगा और क्यों काम होगा, उसको हम आपका शोध प्रविधि कहते हैं। तो ये हमने आपका शोध प्रविधि देख लिया, रिसर्च मैथोडोलॉजी देख लिया, रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या होता है। अब हम आपका शोध प्रविधि के प्रमुख घटक देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख घटकों में सबसे पहला आता है शोध समस्या का चयन। तो सबसे पहले इसमें यही होता है कि जो भी समस्या पर समाधान करना है, जिस भी समस्या पर शोध करना है, तो उस समस्या का, उस विषय का चयन करना, जिससे कि जो शोध समस्या है उसका वो पता कर सके। सेकंड आपका जो प्रमुख घटक आता है वो उद्देश्य का निर्धारण आता है। जब आप कोई भी विषय या कोई भी समस्या की पहचान कर लेते हो तो उसके बाद उसके मुख्य लक्ष्य और उपलक्ष्य तय किए जाते हैं कि उसमें क्या शोध करना है, किन उद्देश्यों को वो प्राप्त करना पड़ेगा उसको, तो उसको ही हम आपको उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो ये आपके शोध प्रविधि के दूसरा घटक हो गया। तीसरा घटक जो आता है वो डाटा संग्रहण की विधि आती है, जिसमें आपके 2 प्रकार के डाटा होते हैं। एक आपका प्राथमिक डाटा होता है जो कि आपका साक्षात्कार, प्रश्नावली या सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त होता है। थर्ड आपका जो द्वितीयक डाटा होता है वो आपका पुस्तक, रिपोर्ट, लेख द्वारा प्राप्त होता है। तो जब भी शोध किया जाता है तो उसमें आपको जो डाटा संग्रह किया जाता है तो वो आपका 2 डाटा होते हैं, एक आपका प्राथमिक डाटा होते हैं, दूसरा आपका द्वितीयक डाटा होता है, जिनसे वो आपका इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपना एक डाटा संग्रह बना लेते हैं।
फोर्थ आपका जो घटक आता है वो डाटा विश्लेषण की तकनीकें आते हैं, जिसमें आपका सांख्यिकीय विश्लेषण हो गया, थीमेटिक विश्लेषण हो गया या तुलनात्मक अध्ययन आदि हो गया। ये आपका डाटा विश्लेषण की तकनीकें होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्राप्त करी है वे इन्फॉर्मेशन किस हद तक सही है, तो उनको विश्लेषण करने के लिए हमें आपके विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाते हैं, जैसे कि सांख्यिकीय विश्लेषण, थीमेटिक विश्लेषण या तुलनात्मक अध्ययन आदि। तो ये आपका चौथा घटक हो गया। फिफ्थ आपका जो घटक आता है वो शोध का प्रकार आता है। फिर आपका शोध का प्रकार देखा जाता है। जो आपका शोध होते हैं वे आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका गुणात्मक क्वांटिटेटिव, दूसरा आपका मात्रात्मक क्वांटिटेटिव। गुणात्मक शोध में आपका ऐसे आता है जैसे कि केस स्टडी हो गया, साक्षात्कार वगैरह हो गया। सेकंड जो आपका मात्रात्मक क्वांटिटेटिव शोध आता है उसमें सर्वेक्षण, परीक्षण आदि आते हैं। तो ये आपका 5 घटक बता दिए। सिक्स्थ आपका जो घटक आता है वो स्रोतों का चुनाव आता है, जिसमें कि जो आपका विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोत होता है उसका ही चुनाव किया जाता है, उसको ही सेलेक्ट किया जाता है, उससे ही आपका शोध किया जाता है। सेवंथ आपका जो घटक आता है वो नैतिकता आता है। जो भी शोध करते हैं वे अपनी गोपनीयता, उस जानकारी की गोपनीयता, उसकी सहमति और ईमानदारी का ध्यान आवश्यक रखते हैं, इसलिए जो आपका शोध है वो आपका नैतिकता से होना चाहिए। तो ये हमने आपके शोध प्रविधि के प्रमुख घटक बता दिए। अब मैं आपको शोध प्रविधि का महत्व बता देता हूँ। आखिर शोध प्रविधि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो शोध प्रविधि से एक दिशा और स्पष्टता प्रदान होती है, साथ ही वैज्ञानिकता भी ये बनाए रखता है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये अपना शोध करता है और इसमें त्रुटियों को भी कम पहचाना जाता है, त्रुटियां भी इसमें कम होती है। साथ ही जो शोध के परिणाम होते हैं उनको विश्वसनीय और उपयोगी भी बनाता है। तो ये हमने आपका शोध प्रविधि का महत्व देख लिया। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि जो आपका शोध है वो आपके की प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी भी विषय का चयन कर लिया जाता है, किसी भी समस्या का चयन किया कर लिया जाता है और उसमें जो भी बदलाव, उसमें जो भी समाधान किए जाते हैं उसको ही हम आपका शोध कहते हैं। तो जो शोध का स्वरूप होता है वो उसे व्यवस्थित और तथ्यात्मक भी बनाता है, लेकिन जो शोध प्रविधि है वो उसे वैज्ञानिक और सटीक दिशा प्रदान करती है। अगर दोनों को मिला देंगे तो एक आपका जो शोध है, जो अनुसंधान है वो सार्थक और सफल होगा। और कोई भी शोधकर्ता उसकी प्रवृत्तियों की समझ और प्रयोग अनिवार्य होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपका शोध कार्य की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, साथ ही शोध प्रविधि का प्रयोग शोध को वैज्ञानिक बनाता है, इस मान्यता पर विचार करते हुए शोध प्रविधि की आवश्यकता पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है जो आपका शोध कार्य है उसका महत्व, उसकी विशेषता के बारे में हमें बताना है। साथ ही जो आपकी शोध प्रविधि है वो शोध को वैज्ञानिक कैसे बनाती है उसके बारे में बताना है, और जो शोध प्रविधि की आवश्यकता है उसके बारे में हम आपका इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे कि जो आपका शोध है, रिसर्च है, वो ज्ञान प्राप्त करने, किसी समस्या का समाधान निकालने या किसी सिद्धांत की पुष्टि अथवा खंडन करने की एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और जो आपका शोध है ये आपका तभी प्रभावी और विश्वसनीय माना जाता है जब वो आपका एक व्यवस्थित और तर्कसंगत ढंग से किया जाए। तो इसे ही हम आपका शोध प्रविधि कहते हैं, इसलिए हम आपको शोध प्रविधि का उपयोग करते हैं ताकि जो आपका शोध है वो व्यवस्थित और तर्कसंगत बना रहे, और जो शोध कार्य है वो वैज्ञानिक रूप भी ले लेता है इसमें, और शोध की सफलता उसकी विशेषताओं और प्रयुक्त प्रविधि की सटीकता पर भी निर्भर करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे शोध कार्य की विशेषताएं। तो इसमें आपकी जो भी शोध कार्य है उसकी विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। तो जो शोध है उसके आपकी कई प्रकार की विशेषताएं है, उसे साधारण जानकारी से अलग वैज्ञानिक बनाती है। तो उन विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है उद्देश्य परकता, ऑब्जेक्टिविटी। जो आपका शोध होता है वो किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, अर्थात तो शोध में किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है और इसमें आपका निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाता है। सेकंड जो आपका विशेषता आती है वो तथ्यात्मकता आती है, जिसमें फैक्चुअल नेचर कहते हैं। जो शोध होता है वो आपका कल्पनाओं या अनुमान पर आधारित नहीं होता है, या आपका तथ्यों पर आधारित होता है। थर्ड आपका जो देख लेते हैं वो आता है आपका पद्धति परकता, जिसमें सिस्टमेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। जो शोध है वो आपका एक नियोजित और क्रमबद्ध प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, जैसे कि आपका पहले विषय चयन किया जाएगा, फिर उसका डाटा संग्रह किया जाएगा, फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा और ध्यान उसका निष्कर्ष कर दिया जाएगा। तो ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ आपका आता है नवीनता, ओरिजिनलिटी, जिसमें जो शोध किया जाता है वो आपका किसी नई जानकारी, दृष्टिकोण या समाधान को सामने लाता है। तो ये हमने आपकी फिर आपकी फिफ्थ आती है विशेषता, वो आपकी सत्यापनशीलता आती है,
वेरिफिबिलिटी आती है, जिसमें शोध के निष्कर्षों को दोहराकर जांचा जा सकता है और उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है इससे। सिक्स्थ आपको जो विशेषता आती है वो तार्किकता आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, जिसमें शोध तर्क और विश्लेषण का प्रयोग करके निष्कर्ष तक पहुंचता है। सेवंथ आपकी उपयोगिता आती है यूटिलिटी, इसमें शोध का उद्देश्य केवल ज्ञान वृद्धि नहीं होता है, बल्कि वो आपका सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक तकनीकी समस्याओं का समाधान भी करता है। तो ये आपके शोध कार्य की कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम आपको शोध प्रविधि की आवश्यकता और वैज्ञानिकता पर विचार देख लेते हैं। तो जो शोध प्रविधि है वो शोध को वैज्ञानिक बनाती है, इसको हम देख लेते हैं। तो जो आपकी शोध प्रविधि है वो सभी नियमों, विधियों और प्रक्रियाओं से होता है, जिनके माध्यम से शोध कार्य पूरा किया जा सकता है। जब भी हम किसी भी शोध प्रविधि का प्रयोग करते हैं तो वो आपका एक व्यवस्थित और सटीक ढंग में की जाती है, तो उससे जो शोध है वो अधिक वैज्ञानिक, प्रामाणिक और दोहराने योग्य बनता है। तो ये आपकी शोध प्रविधि का प्रयोग शोध को वैज्ञानिक बनाता है। इस कथन की व्याख्या कर ली। अब हम आपका शोध प्रविधि की आवश्यकता देख लेते हैं कि हमें शोध प्रविधि की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है स्पष्ट दिशा प्राप्त होती है। शोध प्रविधि से हमें जानकारी का पता चलता है कि हमें जानकारी कहाँ से और कैसे एकत्रित करनी है। सेकंड आपकी जो आवश्यकता आती है वो आपका डेटा का उचित विश्लेषण आता है। जो आपका दो प्रकार के डेटा होते हैं, मात्रात्मक या गुणात्मक डेटा, उसका विश्लेषण जो है वो सही प्रविधियों के बिना संभव नहीं हो पाता है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका त्रुटियों की संभावना कम होती है। अगर आप कोई भी शोध वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं तो उसमें आपके मानवीय भूल की गुंजाइश कम होती है और उसमें आपकी त्रुटि बहुत ही कम मात्रा में होती है। फोर्थ आपका विश्वसनीय निष्कर्ष मिलते हैं। जब आपका शोध प्रविधि होती है तो उसके कारण जो निष्कर्ष है वे निकाले जाते हैं और वे परीक्षण योग्य और उपयोगी होते हैं। फिफ्थ आपका जो आता है वो शोध में पारदर्शिता आता है, जिसमें जो शोध प्रविधि होती है वे शोध की प्रक्रियाओं, वे आपकी शोध की प्रक्रियाओं को खुला और पारदर्शी बनाती है, जिससे कि अन्य शोधकर्ता भी उसी पद्धति का अनुसरण कर सके। सिक्स्थ आपका जो आता है वो आपका संगठित और योजनाबद्ध कार्य आता है, जिसमें जो शोध प्रविधि होती है वो अनुसंधान को एक दिशात्मक स्वरूप देती है, जिससे कि कार्य भी व्यवस्थित होता है। तो अब हम आपके इसके एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिएगा जैसे आपका कोविड-19 का जो टाइम था उसमें शोधकर्ता ने छात्रों की मानसिक स्थिति पर शोध करा। तो उसमें उसने सबसे पहले ही समस्या की पहचान करी, फिर उसकी एक उचित प्रश्नावली तैयार करी, डाटा एकत्रित करा, सांख्यिकीय विश्लेषण करा और बाद में निष्कर्ष निकाला। और निष्कर्ष में निकाला गया कि जो आपके सभी कार्य हैं ये आपके शोध प्रविधियों के माध्यम से ही संभव हो पाए हैं। तो ये हमने आपका एक छोटा सा उदाहरण देख लिया। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका शोध है वो आपका जानकारी तो एकत्रित करता ही है, साथ ही वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी होती है, जिसमें तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता है। और अगर आपका जो सफल शोध रहेगा उसकी विशेषता और उपयुक्त प्रवृत्तियों पर ही जो शोध है उसकी सफलता निर्भर करती है। जब भी हम कोई शोध प्रविधि का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारा जो शोध होगा वो वैज्ञानिक, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनेगा। और इस प्रकार जो आपकी शोध प्रविधि है वे आपके अनुसंधान की गुणवत्ता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही वे उसे उपयोगी और समाज उपयोगी भी बनाती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपका शोध करते समय तथ्य और विश्लेषण दोनों का समान महत्व होता है, इस कथन की विवेचना करेंगे। तो जब भी हम शोध करते हैं तो जो तथ्य और विश्लेषण होते हैं उन दोनों का हमारा जो महत्व होता है वो आपका समान रूप से उपयोगी होता है। तो इसके बारे में हम आपका आंसर नंबर 3 में बताना है। साथ ही जो आपका शोध कार्य है उसमें तथ्य विश्लेषण की क्या भूमिका है उसको हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे कि जो आपका शोध है उसका उद्देश्य समस्या का समाधान खोजना, किसी घटना को समझना या किसी नए ज्ञान की खोज करना होता है। और जो आपके शोध है इसमें आपकी जानकारी तो एकत्रित की जाती है, साथ ही फिर उसका मूल्यांकन भी किया जाता है और फिर निष्कर्ष भी निकाला जाता है। तो इसमें जो आपका कच्चे माल का उपयोग के रूप में जो काम करता है, जो तथ्य होते हैं वे आपके कच्चे माल के रूप में काम करते हैं और जो विश्लेषण होते हैं वे उन्हें आकार देकर उपयोगी उत्पाद में बदलता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे शोध में तथ्यों का महत्व। तो जो आपके शोध होते हैं वे आपके शोध होते हैं उसमें आपका तथ्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, जिसमें कि जो आपका तथ्य है वो आपका एक कच्चा डाटा के रूप में या जानकारी के रूप में काम करता है, जो कि अपनी शोधकर्ता अपनी जांच के लिए इकट्ठा करता है। और तथ्यों के बिना शोध हवा में तीर चलाने जैसा होगा, जैसे कि कोई आधार ही नहीं होगा।
तो जो तथ्य का महत्व है उसको देख लेते हैं। तो तथ्य के आपके विभिन्न प्रकार के महत्व, जिसमें आपका सबसे पहले आदान प्रदान करना आता है। जो तथ्य है वो शोध के लिए एक ठोस अवस्था प्रदान, एक आधार प्रदान करता है। चाहे वो आपका किसी भी सामाजिक मुद्दे पर शोध कर रहे हो, या किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग के परिणाम देख रहे हो, या कोई भी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन कर रहे हो, तो वही आपको विश्वसनीय तथ्यों की आपकी आवश्यकता होती है। बिना विश्वसनीय और सुव्यवस्थित तथ्यों के बिना आप कोई अच्छा शोध, सफल शोध नहीं कर सकते हो। थर्ड आपका आता है विश्वसनीयता और वैधता। सेकंड, तो विश्वसनीय तथ्य शोध को विश्वसनीयता और वैधता प्रदान करते हैं। अगर हम आपका कोई भी विश्वसनीय तथ्य का उपयोग करेंगे तो जो हमारा शोध होगा वो विश्वसनीय और वैधता होगा। और इसमें आपका जो गलत या असत्यापित शोध का उपयोग करेंगे तो जो आपके निष्कर्ष है उस पर संदेह किया जाएगा। और जो तथ्यों का संग्रह है वो विभिन्न स्रोतों से किया जाता है, जैसे कि सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रयोग, अवलोकन, अभिलेखागार, रिपोर्ट और साहित्य आदि से। तो ये हमने आपका दो महत्व बता दिए। थर्ड आपका जो आता है वो समस्याओं को परिभाषित करना आता है, जिसमें जो भी तथ्य में जो भी समस्या होती है उसको परिभाषित करने के लिए तथ्य हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी गरीबी के विषय पर शोध करना है तो उसमें हम आपके गरीबी के आंकड़ों, इसके कारणों और प्रभाव से संबंधित तथ्य की आवश्यकता होगी। फोर्थ आपका आता है परिकल्पना का निर्माण, जिसमें एकत्रित तथ्यों के आधार पर ही शोधकर्ता परिकल्पना, हिपोथेसिस का निर्माण करता है, जो कि आपका एक संभावित स्पष्टीकरण या समाधान होता है। फिफ्थ आपका दिशा निर्धारित करना आता है, जिसमें जो तथ्य होता है वो शोध को एक निश्चित दिशा देते हैं और साथ ही कहते हैं कि किन पहलुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में आगे की जांच की जानी चाहिए। तो ये आपको जो तथ्य होते हैं वे शोध में एक अच्छी दिशा निर्धारित करते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये हमने आपका शोध में तथ्यों का महत्व देख लिया। अब हम आपका शोध में विश्लेषण का महत्व देख लेते हैं। तो जो आपका तथ्य होते हैं वे आपका ढेर मात्र से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, और जो आपका ज्ञान है उसको उत्पन्न करने के लिए उन तथ्यों का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है। अतः जो आप विश्लेषण है उसको आप तथ्य के बाद की प्रक्रिया भी कह सकते हो, कि आप पहले तथ्य का कलेक्ट कर लें और उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण में क्या किया जाता है, तथ्यों को तोड़ा जाता है और उनकी जांच की जाती है। साथ ही जो उनके बीच के संबंध है, उनका क्या रिलेशन है उसको देखा जाता है और उनमें से पैटर्न, प्रवृत्तियों और अर्थों को निकाला जाता है। तो जो आपके विश्लेषण के महत्व है उनको हम आपका विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है अर्थ निकालना। जो विश्लेषण होते हैं वे तथ्यों को अर्थ प्रदान करते हैं और बिना विश्लेषण के तथ्य केवल संख्याएं, शब्द या अवलोकन ही होते हैं। तो विश्लेषण ही उन्हें उपयोगी जानकारी में बदलता है। सेकंड आपका पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान आती है। तो इसमें जो विश्लेषण होता है उसके माध्यम से ही शोधकर्ता तथ्यों में छुपे हुए पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करता है, और जो आपके ये पैटर्न होते हैं ये आपका किसी घटना के कारणों या प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। थर्ड आपका निष्कर्ष निकालना आता है। जो आपका विश्लेषण होता है, जब हम आपका तथ्यों का विश्लेषण करेंगे तो जो शोधकर्ता है उसको एक वैध और विश्वसनीय निष्कर्ष मिलेगा, और वो आपका बिना विश्लेषण के निष्कर्ष मनमाने या गलत हो सकते हैं। और फिफ्थ आपका आता है परिकल्पना का परीक्षण, जिसमें जो शोधकर्ता होता है वो अपनी परिकल्पना का परीक्षण विश्लेषण के माध्यम से ही करता है। साथ ही जो एकत्रित तथ्य होते हैं उसका विश्लेषण करके वो देखता है कि क्या वे परिकल्पना का समर्थन करते हैं और क्या उसे खारिज करते हैं। तो ये आपका फिफ्थ होगा परिकल्पना का परीक्षण। सिक्स्थ आपका आता है समस्या का समाधान, जिसमें जो विश्लेषण होता है वो हमें किसी समस्या के मूल कारणों तक पहुंचने और उसके संभावित समाधान को विकसित करने में मदद करता है। सिक्स्थ आपका सिद्धांतों का निर्माण होता है। जो आपका ज्ञान विश्लेषण किया जाता है वो नए सिद्धांत, थ्योरीज को जन्म देता है, जो कि हमारे भविष्य के शोध के लिए आधार बनते हैं। तो ये हमने आपका शोध में विश्लेषण का महत्व देख लिया। अब हम आपका शोध कार्य में तथ्य विश्लेषण की भूमिका देख लेते हैं। तो जो आपका तथ्य विश्लेषण होता है वो आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है शोध में, क्योंकि यही आपका एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि शोध के हर चरण में मौजूद होती है। और तो इसके जो भूमिका है उसको हम आपका विभिन्न बिंदुओं से समझेंगे। तो उन बिंदुओं को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता प्रारंभिक चरण में। जब आपके शोध को, किसी भी शोध को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो तथ्य विश्लेषण होता है वही हमें समस्या को समझने और परिकल्पना करने में हमारी सहायता करता है। साथ ही जो शोधकर्ता होता है वो उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करके यह भी पता करता है कि किस क्षेत्र में शोध की आवश्यकता है और क्या प्रश्न पूछे जाने चाहिए। सेकंड आपका आता है वो आपका डेटा संग्रह के दौरान आता है। जब आपका डेटा संग्रहण किया जाता है तो उसमें भी आपका एक विश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो शोध करता है वो आपका बहुत सारे डेटा एकत्रित कर लेता है। तो उसमें से विश्लेषण करके, उसका आकलन करके ही यह पता कराया जाता है कि जो आपका डेटा है वो आपका कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित है। तो उसमें ही वो आपका जो निष्कर्ष है वो सही दिशा में जा रहे हैं और पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। थर्ड आपका डेटा प्रसंस्करण से आता है, जिसमें जो भी आपका
जो भी डेटा आप प्राप्त करते हैं उसको संसाधित करने के लिए विश्लेषण एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि इसमें डेटा की सफाई, व्यवस्थित करना, कोड करना और सारणीबद्ध करना शामिल होता है, ताकि जो विश्लेषण है वो तैयार हो सके। फिफ्थ आपका डेटा की व्याख्या में आता है। जो आपका ये तथ्य विश्लेषण है, ये आपका शोधकर्ता एकत्रित किए गए तथ्यों को विभिन्न सांख्यिकीय और गुणात्मक तकनीकों का उपयोग करके व्याख्या करता है, और इसमें आपका तुलना करना, सहमत संबंध स्थापित करना, कारण और प्रभाव संबंधों का पता लगाना और निष्कर्षों को प्रस्तुत करना आदि आता है। फिर आपका जो आता है वो निष्कर्ष और रिपोर्टिंग में आता है, जिसमें जो तथ्य विश्लेषण होते हैं वे शोधकर्ता अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है और शोध रिपोर्ट लिखता है, और जो विश्लेषण की गुणवत्ता है वो सीधे निष्कर्षों की वैधता और रिपोर्ट की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। फिर आपका प्रवृत्तियों का अनुमान आता है, जिसमें जो तथ्य विश्लेषण है वही आपका शोधकर्ता भविष्य के प्रवृत्तियों का अनुमान लगा पाएगा, जिससे कि नीतियों के निर्माण और योजना बनाने में भी आपको सहायता प्राप्त होती है। फिर आपका ज्ञान अंतर्दृष्टि प्रदान करना आता है, जिसमें जो सतही जानकारी होती है उसका तो उपयोग होता ही है, साथ ही जो तथ्य विश्लेषण है वो किसी विषय के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है, जिससे कि जो अगर हम आपका किसी नए क्षेत्र पर खोज करें या समझ करें तो हमें अच्छी खोज और नई समझ विकसित हो सके। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो आपका तथ्य और विश्लेषण है वही दोनों आपको शोध में एक महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, क्योंकि जो तथ्य है वो शोध को सामग्री प्रदान करता है और जो विश्लेषण है वो सामग्री को अर्थ और संरचना प्रदान करता है। तथ्य के बिना विश्लेषण खोखला है, अर्थात तो तथ्य के बिना विश्लेषण अधूरा है, और विश्लेषण के बिना तथ्य बेमानी है। तो एक जो आपका सफल शोधकर्ता होगा वो तथ्य को सावधानी पूर्वक एकत्रित करेगा और फिर उनका गहराई से विश्लेषण भी करेगा, तो इससे ही उसको नए ज्ञान का सृजन भी होता है। इसलिए आपका ये कथन बिल्कुल सही होगा कि जो शोध करते समय तथ्य और विश्लेषण है वे दोनों ही समान महत्व प्रदान करते हैं। तो तथ्य विश्लेषण ही वही कड़ी हो है जो डाटा को सार्थक जानकारी और उपयोग ज्ञान में परिवर्तित करती है, जिससे कि शोध अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में शोध कार्यों के विषय का चयन का निर्धारण किस आधार पर होता है स्पष्ट कीजिए, साथ ही चयन का निर्धारण किस आधार पर हो सकता है। तो जो शोध कार्य का विषय चयन किया जाता है वो किन पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसी के बारे में हम आपका आंसर नंबर 4 में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे जो आपका शोध है वो आपकी शोधकर्ता को महीनों या वर्षों तक ही एक विषय पर केंद्रित रहना पड़ता है शोध में, क्योंकि जो विषय का चयन किया जाता है वो अत्यधिक सावधानी उसमें बढ़ती जाती है। और अगर आपको एक अच्छा विषय मिला, साथ ही न केवल शोधकर्ता की क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसे आपका कुछ नया और मूल्यवान ज्ञान उत्पन्न करने की भी क्षमता उसमें होनी चाहिए। अगर आप गलत विषय चुनाव कर लेते हैं शोध करने के लिए तो जो पूरा शोध है वो निरर्थक बन जाता है और वो उसे बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे शोध कार्य के विषय चयन का निर्धारण के आधार, जिसमें आपका सबसे पहला आता है शोधकर्ता की व्यक्तिगत रुचि और जुनून, पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैशन, जो जिसमें आपका शोधकर्ता होता है जिसको जिस विषय में अपनी ज़्यादा रुचि होती है और जिस विषय में वो इंटरेस्टेड होता है, उत्साह होता है, तो उसी विषय को आपको शोधकर्ता को चुनना चाहिए शोध के लिए। तो यही आपका सबसे मेन आपका आधार भी होता है, क्योंकि इसमें जो शोधकर्ता है वो विषय में गहरी रुचि नहीं है तो शोध कार्य एक बोझ बन जाएगा और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाएगी। अगर जो रुचि शोध करता है उसको चुनौतियों का सामना करने और लगातार सीखने के लिए प्रेरित करता है, और अगर आप रुचि का विषय चुनेंगे तो शोधकर्ता को उस पर कुछ पहले से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी और जो आपकी शुरुआती कठिनाइयाँ होगी वे आपकी उसमें कम हो जाएगी। तो इसलिए आपका रुचि का विषय करना बहुत ही जरूरी हो जाता है एक शोधकर्ता के लिए। साथ ही इसके उदाहरण में हम आपका इस प्रकार से देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोई भी गहरी रुचि रखता है तो वो आपका पर्यावरण क्षेत्र में ही आपका शोध करने की, समाधान करने की उसमें विषय का चयन करेगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, जिसमें आपका शोधकर्ता की व्यक्तिगत रुचि और जुनून हो गया, पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैशन हो गया। सेकंड आपका आता है विषय की प्रासंगिकता और महत्व, रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस, जो शोध का विषय है वो आपका वर्तमान समय में या भविष्य के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, जिसमें आपका किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाए तो किसी गैप को भरे या किसी नए ज्ञान को उत्पन्न करे। इसमें आपका सामाजिक प्रासंगिकता आती है, जो आपका विषय है वो किसी सामाजिक समस्या को संबोधित करता है और जो इसके निष्कर्ष है वो नीति निर्माता या आम जनता के लिए उपयोगी होंगे। सेकंड आपका शैक्षणिक प्रासंगिकता आता है,
जो आपका विषय है वो किसी ज्ञान के मौजूदा दायरे में कुछ नया जोड़ता है और जो आपका मौजूदा सिद्धांत है उसको चुनौती देता है या उसका समर्थन करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो आपका कोविड-19 महामारी आई थी, उसमें आपका छोटे व्यवसायों का प्रभाव और उनके पुनरुत्थान के लिए रणनीति जैसा जो विषय है वो आपका अत्यधिक प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि वो आपका उस टाइम में और आगे के टाइम के लिए भी प्रासंगिक साबित होता है। थर्ड आपका जो आता है वो ज्ञान के मौजूदा अंतराल आता है, जिसमें आपका रिसर्च गैप आता है। तो जो आपका एक प्रभावी शोध होगा वो ज्ञान के मौजूद अंतराल, जिसे रिसर्च गैप भी कहते हैं, उसको भरने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब यही होता है कि उस क्षेत्र में पहले से पर्याप्त शोध नहीं हुआ है या कुछ पहलुओं पर अभी भी अस्पष्टता है। और अगर आपको जो मौजूदा साहित्य की समीक्षा है, लिटरेचर रिव्यू है, वो करते हैं तो इन अंतरालों की पहचान की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपका किसी बीमारी पर कोई शोध किया है, लेकिन जो उसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है उस पर कम काम हुआ है, तो एक शोध गैप हो सकता है। फोर्थ आपका संसाधनों की उपलब्धता आती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें जो शोध विषय है वो ऐसा होना चाहिए जिसके हमें संसाधन मिल सके, अर्थात जिसके डेटा, जिसके उपकरण, जिसके विशेषज्ञ और आपके सभी प्रकार के संसाधन हमें उपलब्ध हो जाए। साथ ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी या संसाधन ज्ञान विषय का चुनाव करने से भी शोध बीच में ही रुक सकता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि आपने कोई दुर्बल ऐतिहासिक दस्तावेज पर शोध करा, तो उसके लिए आपको वह दस्तावेज सुलभ हो यह होना एक आवश्यक बिंदु होता है। फिफ्थ आपका आता है समय सीमा और व्यवहारिकता, टाइम फ्रेम एंड फैसिबिलिटी। तो शोध विषय आपका एक ऐसा होना चाहिए जिसमें दी गई समय सीमा के भीतर उसमें कार्य पूरा किया जाए। साथ ही जो विषय है वो बहुत व्यापक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा समय तक चल जाता है और अगर उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है तो व्यक्ति के इतने साल बर्बाद ही जाते हैं। साथ ही जो व्यवहारिकता का अर्थ है वो विषय को शोधकर्ता की क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के साथ सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि आपने विश्व में किसी भी भाषा का विकास और तुलनात्मक अध्ययन एक व्यापक विषय किया, तो अगर कोई भी शोधकर्ता इस पर शोध करेगा तो उसमें शोधकर्ता सीमित समय में उसको पूरा नहीं कर पाएगा। सिक्स्थ आपका आता है डेटा की उपलब्धता और पहुंच, डेटा अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। जो कई शोध होते हैं वे आपके प्राइमरी या द्वितीयक सेकेंडरी डेटा की आवश्यकता होती है उनमें, और जो आप विषय चुनते हैं उसमें आपका यह देखना आवश्यक होता है कि जो आपका डेटा वह उपलब्ध होगा और उस तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी के आंतरिक प्रदर्शन पर शोध किया, तो उसमें आपका जो कंपनी से प्राप्त डेटा है उसकी अनुमति आपको मिलनी चाहिए। सेवंथ आपका आता है नैतिक विचार, इथिकल कंसिडरेशन, जिसमें जो शोध विषय का चुनाव किया जाता है वो नैतिक पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक होता है उसमें, क्योंकि जो विषय है वो मानव प्रतिभागियों, संवेदनशील डेटा या संभावित जोखिम शामिल होते हैं। साथ ही इसमें नैतिक अनुमोदन की आवश्यकता भी होती है, और साथ ही विषय आपका ऐसा भी होना चाहिए जो भी किसी भी नैतिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन ना करें। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि मानव परीक्षण वाले किसी भी चिकित्सा शोध में सख्त नैतिक अनुमोदन प्रक्रिया होती है। एट्थ आपका आता है पर्यवेक्षक की विशेषज्ञता और उपलब्धता, सुपरवाइजर एक्सपर्टाइज एंड अवेलेबिलिटी। विशेष रूप से आपका उच्च शिक्षा, जो उच्च शिक्षा होती है उसमें पर्यवेक्षक की विशेषज्ञता और मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आप कोई ऐसा विषय चुने जिससे कि आपका जो पर्यवेक्षक है वो भी उसमें रुचि रखे और उस क्षेत्र में विशेषज्ञता भी रखे। साथ ही ये आपको बेहतर मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। नाइन्थ आपका आता है ज्ञान के क्षेत्र में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ नॉलेज। तो जो शोध का अंतिम लक्ष्य होता है वो यही होता है कि वो ज्ञान के मौजूदा भंडार में कुछ नया जोड़े, साथ ही वो विषय ऐसा का चयन करे जो कि कुछ नया सिद्धांत, पद्धति, निष्कर्ष या व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करे। या आपका केवल दोहराव वाले शोध से बचना चाहिए ताकि जो उसका कोई विशिष्ट उद्देश्य न होता है। टेंथ आपका आता है नवीनता और मौलिकता, नोबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी। तो जो आपका शोध है वो कुछ हद तक नवीन और मौलिक होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपको पूरी तरह से अज्ञात क्षेत्र है उसमें काम करना होगा, ये इसका अर्थ नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो दृष्टिकोण, आपकी पद्धति है, आपके जो निष्कर्ष है उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने कोई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई स्वयं सहायता समूह की भूमिका निभाई, तो ये आपका एक सामान्य विषय हो सकता है, लेकिन इसमें आपको पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की विशिष्ट भूमिका और चुनौतियां, ये आपका अधिक नवीन विषय हो सकता है। तो एक प्रकार से आप एक मॉडिफिकेशन भी कह सकते हो। तो आपको मॉडिफिकेशन करना होगा। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका शोध कार्य का चयन किया जाता है वो आपका एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें आपका उपरोक्त सभी आधारों पर विचार करना आवश्यक होता है। और ये आपका एक विषय चुनने का कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन ये आपका एक प्रतिबद्धता है जो है वो शोधकर्ता को एक लंबे और ज्ञान बौद्धिक अन्वेषण की यात्रा पर ले जाती है।
और जो आपका एक अदर विषय वही होता है जो शोधकर्ता की रुचि, विषय की प्रासंगिकता, संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान के मौजूदा अंतराल के बीच एक संतुलन बनाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपके शोध के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करेंगे, साथ ही उनके दो प्रकारों का विस्तार से विवेचन भी करेंगे और शोध और आलोचना के बीच अंतर जो भी है उनको बताएंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे, जो आपका शोध होता है वो आपका एक व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और तर्कपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें आपकी ज्ञान की खोज और समस्याओं के समाधान के लिए ये आपका अपनाया जाता है। और आपके शोध के कई प्रकार भी होते हैं जो उनके उद्देश्य, क्षेत्र और पद्धति के आधार पर बांटे जाते हैं। वहीं जो आपका आलोचना शब्द आ गया वो साहित्य, कला, सामाजिक किसी भी विषय के गुण दोष के आधार पर विवेचना करने की प्रक्रिया होती है। और जो शोध और आलोचना होते हैं वे दोनों ही में ही गहराई से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन दोनों की प्रकृति और उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप शोध के प्रमुख प्रकार लिखें, जिसमें आपका सबसे पहले आता है मौलिक या मूल शोध, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। सेकंड आपका अनुप्रयुक्त शोध आता है, अप्लाइड रिसर्च। थर्ड आपका वर्णनात्मक शोध आता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फोर्थ आपका विश्लेषणात्मक शोध आता है, एनालिटिकल रिसर्च। फिफ्थ आपका ऐतिहासिक शोध आता है, हिस्टोरिकल रिसर्च। सिक्स्थ आपका प्रयोगात्मक शोध आता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सेवेंथ आपका सर्वेक्षणात्मक शोध आता है, सर्वे रिसर्च। एट्थ आपका आता है मूल्यांकनात्मक शोध, एवेल्युएटिव रिसर्च। और नाइन्थ आपका लास्ट जो आता है वो कार्यवाही शोध, एक्शन रिसर्च आता है। तो ये हमने आपके शोध के कुछ प्रमुख प्रकार देख लिए। अब हम आपका विस्तार से विवेचन कर लेते हैं दो प्रमुख प्रकारों का। सबसे पहले हम आपका मूल या मौलिक शोध देख लेते हैं, फंडामेंटल रिसर्च देख लेते हैं। तो जो आपका मूल या मौलिक शोध होता है ये आपका सिद्धांत को प्रमाणित करने, नए सिद्धांत गढ़ने या मौलिक ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है। और जो आपका इसका मौलिक शोध का उद्देश्य होता है वो प्रत्येक समस्या का समाधान करना नहीं होता है, बल्कि ज्ञान में वृद्धि करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गणित या भौतिकी में कोई नया नियम या सूत्र खोजना। और जो आपका मौलिक शोध होता है ये आपका अकादमिक और वैज्ञानिक शोध का मूलाधार होता है। सेकंड आपका जो शोध आता है वो आपका अनुप्रयुक्त शोध आता है, अप्लाइड रिसर्च आता है, जिसमें जो शोध होता है वो किसी विशेष समय के व्यवहारिक समाधान के लिए किया जाता है। और अनुप्रयुक्त शोध का उद्देश्य जीवन की जटिलताओं को सरल बनाना और समस्याओं को तत्कालिक समाधान खोजना ही अनुप्रयुक्त शोध का आपका एक उद्देश्य होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि तकनीक पर शोध। और अनुप्रयुक्त शोध आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में उपयोगी होता है। तो ये हमने आपका दो शोध बता दिए। अब हम आपका शोध और आलोचना में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु देखें, फिर रिसर्च देखें, फिर आलोचना देखेंगे। तो परिभाषा में देख लेते हैं। शोध आपका ज्ञान की खोज की वैज्ञानिक प्रक्रिया, और जो आपका आलोचना है वो गुण दोष के आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन करना है। उद्देश्य देख लेते हैं। शोध आपका नए तथ्य प्राप्त करना है, शोध का उद्देश्य होता है, साथ ही समस्या हल करना होता है। और जो आलोचना का उद्देश्य होता है वो किसी विषय कृति की समीक्षा और मूल्यांकन करना होता है। प्रक्रिया देख लेते हैं। तो शोध की प्रक्रिया में व्यवस्थित, तर्कसंगत और डेटा आधारित होती है। और जो आपकी आलोचना की प्रक्रिया होती है वो विश्लेषणात्मक, वैचारिक और भावात्मक होती है। प्रामाणिकता में हम देखेंगे जो शोध की आपकी प्रामाणिकता होगी वो तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित होगी। और जो आपकी आलोचना की प्रामाणिकता होगी वो आलोचक की दृष्टि और अनुभव पर आधारित होगी। परिणाम देख लेते हैं। जो आपकी शोध का परिणाम है वो निष्कर्ष, सिद्धांत और समाधान के माध्यम से निकाला जाएगा। लेकिन जो आपका आलोचना का परिणाम होगा वो आपका प्रशंसा, निंदा या संतुलित विचार आदि जो आपके सिद्धांत हो गए इनके आधार पर आपका परिणाम निकाला जाता है। तो इसमें आपका स्पष्टता हेतु उदाहरण देख लेते हैं। यदि आपका जो कोई शोध करता है वो भारतीय ग्रामीण शिक्षा प्रणाली की स्थिति पर शोध कर रहा है, तो वो आपका एक डाटा भी एकत्रित करेगा, उसके बाद उसका विश्लेषण करेगा और निष्कर्ष निकालेगा। तो यही आपका शोध माना जाता है। वहीं आपका जो कोई लेखक है वो किसी उपन्यास की कथा वस्तु, पात्रों और भाषा शैली का मूल्यांकन करता है, तो वही आपका आलोचना कहलाएगी। तो इसको ही हम आपका आलोचना के रूप में देखते हैं और इसको हम आपका शोधकर्ता के रूप में देखते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम आपको यही लिखेंगे जो आपका शोध और आलोचना है कि आपकी दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी भी विषय को हम किसी भी क्षेत्र को गहराई से समझते हैं और उसमें आपका जो भी शोध है वो नवीन जानकारी और समाधान प्रस्तुत करता है, हमें नवीन जानकारी और नया समाधान भी देता है। साथ ही जो अपनी आलोचना होती है वो किसी विचार, कृति या दृष्टिकोण का मूल्यांकन करती है और जो उसकी गुणवत्ता है उसको स्पष्ट भी हमको करती है। साथ ही जो आपका शोध होता है वो आपका विभिन्न प्रकारों को समझता है और हमें यह बताता है कि किस प्रकार का शोध किस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा। इसलिए जो आपका शोध और आलोचना नाम के जो दो सिद्धांत है ये आपका शोध पर विधि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपके ज्ञानवर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।
तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख रहे हैं। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका शैली वैज्ञानिक शोध पद्धति का विश्लेषण करना है। साथ ही साहित्यिक शोध वैज्ञानिक शोध से भिन्न दृष्टि की मांग करता है, इस पर हमें विचार करना है और साथ ही साहित्य शोध की विशेषताएं भी बतानी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे जो आपका शोध है वो किसी समस्या विषय की गहराई पर पड़ताल करता है और उसका निष्कर्ष निकालने का कार्य करता है। और जो शोध के विभिन्न रूप हो गए उनमें आपका एक वैज्ञानिक शोध और साहित्यिक शोध, ये आपके दो प्रमुख शोध के रूप हो गए। और यही आपके दोनों का दृष्टिकोण, प्रक्रिया और प्रस्तुति अलग होती है। और जो आपका वैज्ञानिक शोध होता है वो आपका तथ्य, आंकड़ों और प्रयोगों पर आधारित होता है। वहीं जो आपका साहित्यिक शोध होगा वो आपका भाव, भाषा, संस्कृति और रचनात्मक विश्लेषण पर आधारित होता है। तो इसमें आप यही देख सकते हैं। आप इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे वैज्ञानिक शोध पद्धति की शैली का विश्लेषण, जिसमें आपकी कुछ मुख्य विशिष्टताएं आती है, विशेषताएं आती है, जिसमें आपका सबसे पहले तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ बात आती है। तो जो आपका वैज्ञानिक शोध होता है इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और निष्पक्ष होती है और इसमें भावुकता या कलात्मकता की जगह तर्क और परिणामों को प्रमुखता दी जाती है। सेकंड आपका प्रयोग और परीक्षण पर आधारित होता है। जो आपका शोध होता है वो प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण और वास्तविक मापन पर आधारित होता है। थर्ड आपका आता है संदर्भ और प्रमाणों की अनिवार्यता। जो आपका कथन होता है वो परिणाम या संदर्भ से पुष्ट किया जाता है। फोर्थ आपका सांख्यिकीय विश्लेषण होता है। जो आपका शोध है वो आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, जिसमें कि आपका ग्राफ, तालिका, चार्ट आदि का प्रयोग होता है। फिफ्थ आपका सुसंगठित संरचना आता है, जिसमें प्रस्तावना, उद्देश्य, पद्धति, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष, सिफारिश, जो आपकी ये शैली है ये आपके वैज्ञानिक अनुशासन की पहचान कराती है। सिक्स्थ आपका निर्णयात्मक और व्यवहारिक भाषा आता है, जिसमें जो वैज्ञानिक शोध है उसका निष्कर्ष जो निकलेगा वो व्यवहारिक और स्पष्ट निकलेगा। तो इसी प्रकार से आप एक वैज्ञानिक शोध पद्धति की शैली का विश्लेषण देख लेंगे। अब हम आपका लिखेंगे साहित्यिक शोध और उसकी विशिष्ट शैली। तो सबसे पहले हम आपके साहित्यिक शोध की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है भावात्मक और कलात्मक दृष्टिकोण। तो जो आपका साहित्यिक शोध होता है वो आपका तथ्यों पर काम नहीं करता है, वो आपका रचना की आत्मा, भाव, संवेदना और सौंदर्य का विश्लेषण भी करता है। सेकंड आपका भाषा की लयात्मकता आती है। इसमें जो भाषा होती है वो सौंदर्य, शैली और व्याकरणिक सजगता अधिक होती है इसमें। थर्ड आपका व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक शैली आता है, जिसमें जो साहित्यिक शोध होता है उसमें कृति का मूल्यांकन, व्याख्या, तुलना और तात्पर्य समझाना महत्वपूर्ण होता है। फोर्थ आपका संदर्भों की भूमिका आती है, जिसमें इतिहास, समाज, लेखक की जीवनी या उस समय की जो भी परिस्थितियां हैं इन सभी उसकी साहित्यिक शोध के लिए महत्वपूर्ण होती है। फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका विषय का गहराई से आत्म विश्लेषण आता है, जिसमें जो वैज्ञानिक शोध होता है वो तर्क प्रधान होता है और साथ ही जो आपका साहित्यिक शोध होता है वो तर्क के साथ साथ रचनात्मक दृष्टिकोण और भावनात्मक समझ भी उसमें जरूरी होती है। सिक्स्थ आपका आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है, जिसमें जो साहित्यिक शोध किया जाता है वो कविता, उपन्यास, नाटक या लेखक की शैली, भाषा, सामाजिक संदर्भ, पात्रों आदि का आलोचनात्मक विश्लेषण इसमें करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि वैज्ञानिक शोध और साहित्यिक शोध दोनों ही आपके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, लेकिन जो उनकी शैली, उद्देश्य और प्रक्रिया होती है इनमें आपकी भिन्नता पाई जाती है। और जो वैज्ञानिक शोध है वो तर्क, परिणाम और निष्पक्षता पर आधारित होता है और जो आपका साहित्यिक शोध है वो भाव, अर्थ और सौंदर्य की गहराई पे निर्भर होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपका देखेंगे कि जो आपका एक अच्छा शोधार्थी होगा वो किन गुणों की उपेक्षा करता है, साथ ही हिंदी में शोध की संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे जो आपका शोध है वो आपकी सीखने की प्रक्रिया होती है, जिसमें जिज्ञासा, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। और जो इसका कार्य होता है वो सफलतापूर्वक करने के लिए एक शोधार्थी में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक होता है। साथ ही जो भारत जैसे बहुभाषी देश हो गए उनमें आपका हिंदी भाषा में शोध की अत्यधिक संभावनाएं मौजूद होती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे एक अच्छे शोधार्थी के गुण। तो इसमें आपका सबसे पहले जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। जो शोधार्थी होता है उसमें हमेशा जिज्ञासा रहती है अपने विषय को लेकर और उसमें उत्सुकता रहती है जानने की हमेशा। सेकंड आपका धैर्य और दृढ़ता आती है। जो आपकी शोध होती है ये आपकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो इसमें आपका पेशेंस ना होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ही समय, परिश्रम और संयम की आवश्यकता होती है। थर्ड आपका निष्पक्षता आता है। तो जो शोध करता होता है उसमें किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है और शोधार्थी अपने विषय के प्रति संतुलित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण भी अपनाता है। फोर्थ आपका तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच आ गया, जिसमें तथ्यों का विश्लेषण, तर्कसंगत विचार और गहराई से समझने की योग्यता शोधार्थी में होती है। फिफ्थ आपका संगठन क्षमता आता है, जिसमें सामग्री का सही ढंग से वर्गीकरण,
संरचना और प्रस्तुति एक कुशल शोधकर्ता की पहचान है। सिक्स्थ आपका भाषा और लेखन शैली का ज्ञान आता है, जिसमें जो शोध है वो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भाषा पर पकड़ और स्पष्ट लेखन शैली इसमें आवश्यक होती है। सेवंथ आपका स्रोतों की पहचान और उपयोग आता है, जिसमें जो प्रमाणिक स्रोत है उनसे जो जानकारी प्राप्त करने और उनका सही उपयोग करने की समझ शोधार्थी के लिए अनिवार्य होती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा ये मैंने आपको बता दिया। ध्यान आपका नैतिकता आता है। नैतिकता में आपका शोध में सत्यता, मौलिकता और दूसरों के विचारों को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करना नैतिक उत्तरदायित्व है। तो ये हमने आपके अच्छे शोधार्थी के कुछ गुण बता दिया। अब हम आपका हिंदी में शोध की संभावनाएं देख लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले हिंदी साहित्य आता है। जो आपका हिंदी है वो आपका प्राचीन से आधुनिक साहित्य तक गद्य पद नाटक निबंध कथा साहित्य आदि पर एक विस्तृत शोध संभव है। साथ ही तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, नागार्जुन जैसे जो रचनाकार हैं इनकी कृतियों पर भी आपका एक तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है। सेकंड आपकी हिंदी भाषा आती है, जिसमें आपका व्याकरण, बोली भाषा, शब्दावली, ध्वनि विज्ञान, अनुवाद अध्ययन आदि जो है इन पर आप शोध कर सकते हैं। थर्ड आपका सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन आता है, जिसमें हिंदी साहित्य में नारी विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी साहित्य, पर्यावरण चेतना और जैसे जो आपके समकालीन विषय हो गए उन पर शोध किया जाता है। फोर्थ आपका मीडिया और पत्रकारिता आता है, जिसमें जो डिजिटल युग है वो हिंदी पत्रकारिता, सोशल मीडिया में हिंदी भाषा का विकास और जनसंचार में हिंदी की भूमिका पर शोध के नए क्षेत्र खुल रहे हैं। फिफ्थ आपका अनुवाद अध्ययन आता है, जिसमें जो हिंदी है उसमें अन्य भाषाओं में तथा अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद के सिद्धांत और प्रक्रिया पर शोध की विशेष संभावना है। सिक्स्थ आपका शिक्षा और पाठ्यक्रम आता है, जिसमें हिंदी माध्यम की शिक्षा, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में हिंदी की भूमिका जैसे जो विषय होते हैं उन पर शोध किया जाता है। तो ये हमने आपका हिंदी में शोध की संभावना बता दिया। अब हम आपका सरकारी और अकादमिक सहयोग देख लेते हैं, जैसे कि आपका यूजीसी, सीएसआईआर, एनसीईआरटी जैसे जो संस्थान है वे आपका हिंदी शोध को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग सक्रिय रूप से शोध करवा भी रहा है। तो इसी प्रकार से आप इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका एक अच्छा शोधकर्ती होगा उसमें अनुशासन, जिज्ञासा, तार्किक सोच और नैतिकता होनी चाहिए। और जो शोध है वो आपका जानकारी तो इकट्ठा करती है, साथ ही वो ज्ञान का विस्तार भी करती है। और जो आपका हिंदी भाषा में शोध है वो आपकी उसकी संभावनाएं अधिक है, वो आपका एक व्यापक और बहुआयामी विषय हो गया। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका शोध कार्य की चुनौतियों का आकलन करना है, कि शोध कार्य के सामने जो भी चुनौतियां उनके बारे में हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका शोध है वो आपका एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी भी विषय का चयन कर लिया जाता है। देन उसमें जो समस्या होती है उसका जो भी समाधान होता है वो निकाला जाता है और उसके निष्कर्षों को प्राप्त किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें करने में उसके सामने कई चुनौतियां भी आती है, और इन्हीं चुनौतियों के बारे में ये आपकी जो चुनौतियां हैं ये आपके मानसिक, तकनीकी, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर हो सकती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखते हैं जो आपकी शोध कार्य के सामने जो भी चुनौतियाँ आती है उन चुनौतियों को हम देखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले विषय चयन की कठिनाई आती है, कि जो भी हमने आपका विषय चयन कर दिया है शोध के लिए वो आपका उपयुक्त, नया और शोध योग्य होना चाहिए। तो यही चीज़ आपका जो विषय चयन किया जाता है इसका चयन करना ही आपका कठिन होता है, क्योंकि जो आपका विषय होता है वो बहुत व्यापक या बहुत सीमित हो सकता है। सेकंड आपका स्रोतों की उपलब्धता की कमी आती है, जिसमें जो हिंदी जैसे जो अन्य भारतीय भाषा ही हो गई उनमें आपको शोध है तो पर्याप्त प्रमाणिक और अद्यतन सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। थर्ड आपका प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की कमी आती है, जिसमें जो शोधकर्ता होता है उसको सही मार्गदर्शन, अनुसंधान पद्धति की जानकारी और तकनीकी सहायता नहीं मिल पाती है। फोर्थ आपका अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता आती है। तो जो आपका शोध होता है वो आपकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो इसमें आपका मेहनत, समय प्रबंधन और धैर्य की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। फिफ्थ आपका भाषा और लेखन की कठिनाई आती है। अगर हम आपका कोई भी शोध है वो सही भाषा, शैली और संरचना में प्रस्तुत करेंगे तो वही आपका शोध उपयोगी माना जाएगा। और जो ये आपकी भाषा, शैली और संरचना होती है अगर हम आपको इनको सही तरीके से ढूंढे तो यही आपका एक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सिक्स्थ आपका नवीनता बनाए रखना है, जिसमें शोध में मौलिकता अनिवार्य होती है, लेकिन ये आपका कई बार अनजाने में शोध कार्य दोहरावपूर्ण भी हो सकता है, जिससे कि उसकी प्रामाणिकता पर भी सवाल उठ सकता है। सेवंथ जो आपका आता है वो प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग आ गया, जिसमें जो आज का समय उसमें शोध में डिजिटल उपकरणों, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन डाटाबेस आदि का उपयोग आवश्यक होता है, और यही आपका सभी शोधार्थियों को इनका समुचित प्रशिक्षण नहीं होता है। एट्थ आपका वित्तीय बाधाएं आती है। जो शोधकर्ता होता है वो कार्य के लिए पुस्तकें, इंटरनेट, यात्रा, फोटोग्राफ,
सर्वेक्षण आदि में खर्च करता है, लेकिन ये सभी के पास आवश्यक आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं। नाइन्थ आपका नैतिक शोध नैतिकता का पालन आता है, जिसमें डाटा के साथ छेड़छाड़ न करना, स्रोतों का सही संदर्भ करना और आपका जो गोपनीयता उसको बनाए रखना, ये आपका शोध नैतिकता का पालन हो जाता है। टेंथ आपका प्रकाशन और मूल्यांकन की समस्या आती है। जो उच्च गुणवत्ता वाला शोध होता है उसका कार्य प्रकाशित कराना और उसे सही मंच पर प्रस्तुत करना भी शोधार्थी के लिए कठिन चुनौती बन जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखें। इस निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका शोध कार्य है वो निसंदेह और ज्ञानवर्धक होना चाहिए, जिसमें पूरा करने के लिए आपका कोई भी आसान कार्य नहीं होता। ये आपका एक शोधार्थी के विचार से लेकर निष्कर्ष तक इसमें आपकी अनेक चुनौतियां आती है, जैसे कि संस्थागत सहयोग, तकनीकी संसाधन, मार्गदर्शन और शोध के प्रति गंभीरता। तो इन जो भी ये चुनौतियां, इनको अगर हम आप पार कर लेंगे तो हम आपका एक जो शोध का अनुकूल वातावरण होगा वो प्रदान कर पाएंगे और युवा शोधार्थी इससे प्रेरित भी होंगे और गुणवत्तापूर्ण और मौलिक अनुसंधान कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे, देन आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में शोध के संदर्भ में आने वाली जो भी समस्या है उनके बारे में हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे, जो आपका रिसर्च है वो किसी भी समस्या को पहचानने, जैसे कि हमने पहले से आपको कई बार शोध की परिभाषा दे दी है, तो उसकी परिभाषा को लिखना है। और फिर उसमें जो शोध है वो कार्य केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं होता है, ये आपकी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया भी होती है। तो इसमें आपकी कई प्रकार की समस्या आती है जो कि शोध की गति, गुणवत्ता और परिणाम को प्रभावित करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे शोध के संदर्भ में आने वाली प्रमुख समस्या है। तो ये आपकी चुनौतियाँ और जो आपकी समस्याएं ये आपकी सेम ही रहने वाली है। तो इसका आंसर भी आपका सेम ही होगा। अगर आपसे चुनौतियाँ पूछी जाए या आपसे समस्याएं पूछी जाए तो यही आपके दोनों में आपको एक ही प्रकार का आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें भी आपकी जो समस्या आती है वो आपकी विषय चयन में कठिनाई आती है, क्योंकि विषय आपका विस्तृत और व्यापक भी हो सकते हैं। सेकंड, आपको स्रोत सामग्री की कमी आती है। जिस भी विषय पर आपको शोध करना है तो उसमें आपको जो जानकारी है वो प्राप्त होने में कमी आती है। थर्ड, आपका अनुभवी मार्गदर्शन की कमी आती है। जो आपका एक अनुभवी मार्गदर्शक होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। फोर्थ, आपको शोध प्रवृत्ति की जानकारी का अभाव होता है। जो भी हमें शोध करना होता है उससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसकी कमियां होती है। फिफ्थ, आपका भाषा एवं लेखन कौशल में कमजोरी आता है। जो भाषा का प्रयोग है वो आपका सटीक और प्रभावशाली होना चाहिए, और अगर आपका जो लेखन है वो कौशल है वो कमजोर होता है तो जो आपका शोध है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ, आपका तकनीकी संसाधनों की कमी आती है, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। इन सभी ऑनलाइन जो आपके साधन हो गए, इनकी सभी शोधार्थियों के पास इनकी सुविधा नहीं होती है। सेवेंथ, आपका आर्थिक समस्या आ गई, जिसमें आपका जो शोध किया जाता है उससे में आपको विभिन्न प्रकार की किताबें, विभिन्न प्रकार की यात्रा करनी पड़ती है, तो इसके लिए आपके सभी के पास इतना धन नहीं होता है, तो इसमें आपकी आर्थिक समस्या आती है। एट्थ, आपके समय की कमी आती है, जिसमें जो शोधार्थी होता है वो नौकरी या अन्य कार्यों में व्यस्त भी होता है, तो उसके पास इतना समय नहीं रह पाता कि वो किसी विषय पर आपका शोध कर सके। नाइन्थ, आपका नैतिक समस्या आती है। इसमें जो जानकारी होती है वो तोड़ मरोड़ कर भी शोधकर्ता कभी कभी प्रस्तुत कर देता है, जो कि दूसरों की सामग्री बिना उचित संदर्भ दिए उपयोग करते हैं और जो कि शोध की नैतिकता के खिलाफ भी होती है। टेंथ, जो आपका आता है वो प्रकाशन की जटिलता आती है। तो उसे अगर आपने कोई भी अच्छा शोध कर लिया है तो उसको प्रकाशित करने में भी आपकी बहुत सारी चुनौती आती है, तो उसको सही मंच तक पहुंचाना भी आपका एक मुश्किल कार्य होता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में आप ये लिखेंगे कि जो आपकी शोध है वह आपकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें आपका धैर्य और आपका समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही इसमें आपको विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप उन सभी चुनौतियों का सामना सही तरीके से कर लेते हैं तो जो आपका जो शोध है वो आपका एक सुव्यवस्थित और सुसंगत माना जाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट कर लेंगे, देन आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें हम आपको कुछ विषयों पर टिप्पणी करनी होती है, जिसमें आपका शोध के उपकरण, हिंदी में शोध की दिशा, सामग्री संकलन का महत्व, शोधार्थी के गुण और तुलनात्मक शोध के बारे में टिप्पणी करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले देखेंगे शोध के उपकरण। जो शोध के उपकरण होते हैं वे जानकारी एकत्रित करने के लिए होते हैं। इसमें आपका प्रश्नावली, साक्षात्कार, पर्यवेक्षण, फोकस ग्रुप डिस्कशन, रिकॉर्डिंग, सर्वेक्षण फॉर्म, आंकड़ों की तालिका, प्रयोग आदि जो ये आपके शोध के उपकरण के उदाहरण हो गए। जो आपके अच्छे उपकरण और उपयुक्त उपकरण हो गए, उनके बिना जो शोध कर रहा है वो अधूरा और असंगठित रहता है, और जो आपके इन उपकरणों का उपयोग है उसका
उपयोग डाटा की गुणवत्ता और निष्कर्ष की विश्वसनीयता भी बढ़ती है इससे। तो ये आपका शोध के उपकरण हो गए। सेकंड आपका हिंदी में शोध की दशा आ गया। जो हिंदी में शोध किया जाता है वो आपको कुछ वर्षों में बेहतर हुआ है, लेकिन इसके सामने आपके कहीं भी अभी भी कई चुनौतियां और समस्याएं आती है, जैसे कि आपका स्रोतों की कमी हो गई, अनुवाद की समस्या हो गई, या तकनीकी शब्दावली का अभाव हो गया। ये सभी आपकी कुछ चुनौतियां आती है अभी भी। इसके बावजूद भी जो हिंदी साहित्य है वो भाषा, समाजशास्त्र, पत्रकारिता, संस्कृति जो आदि विषय इन पर शोध की संभावना अत्यधिक रहती है, जिन्हें प्रोत्साहन और संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो ये आपका हिंदी में शोध की दिशा हो गया। सिक्स्थ आपका थर्ड आपका जो आता है वो आपका सामग्री संकलन का महत्व आता है। जो आपका डेटा कलेक्शन होता है वो आपका समस्या की सही समझ, विश्लेषण और निष्कर्ष के लिए हमें एक जानकारी, अच्छी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, जिससे कि जो डाटा है वो सही और विश्वसनीय नहीं होगा तो जो पूरा शोध होगा वो आपका दिशाहीन हो सकता है। और इसमें आपका सामग्री संकलन के माध्यम से पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोर्ट और साक्षात्कार सर्वेक्षण आदि ये शामिल होते हैं। तो ये आपका थर्ड आपका सामग्री संकलन का महत्व हो गया। फोर्थ आपका शोधार्थी के गुण आता है। तो इसमें आपका ये हमने आपका एक आंसर के रूप में भी लिखा था, अभी ऊपर जो आपने आपका एक आंसर लिखा था उसमें हमने आपके एक अच्छे शोधार्थी के गुण लिखे थे। इसमें हमने जिज्ञासा, अनुशासन, निष्पक्षता, तार्किक सोच, धैर्य, लेखन क्षमता, मौलिकता और नैतिकता जैसे कुछ गुण बताए थे। एक अच्छे शोधार्थी के यही गुण होते हैं। फोर्थ आपका शोधार्थी के गुण हो गया। फिफ्थ आपका तुलनात्मक शोध आ गया। जो आपका तुलनात्मक शोध होता है ये इसमें आपका दो या दो से अधिक वस्तुएं या कोई भी विचार या किसी भी प्रकार की कोई घटना या कोई भी भाषा होती है, इनकी तुलना की जाती है और उनमें जो समानता और भिन्नता है उनको पता लगाया जाता है। और जो आपका ये शोध होता है विषय की विशेषताओं को समझने, मूल्यांकन करने और गहराई से विश्लेषण करने में सहायक भी होता है। और ये आपका साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति, शिक्षा आदि जो क्षेत्र है इसमें ये तुलनात्मक शोध व्यापक रूप से काम करता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राइस आपका ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है। आप कोई भी व्यू कर सकते हैं। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ या नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। अगर मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, देन आप आपका पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा, तो आपके सभी टॉपिक्स एंड कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। देन आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।